नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस क्रैश कोर्स का ये 85th और इंडियन पॉलिटी का ये मेरा 11th लेक्चर है, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा संसद के बारे में। तो संघीय विधायिका को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है संसद, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और प्रीवियस ईयर में हम देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो अभी तक जितने चैप्टर्स इंडियन पॉलिटी के हमने पढ़े हैं उनमें सबसे बड़ा चैप्टर संसद का ही है। और प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के लिहाज से भी देखें तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में संसद से जुड़े हुए। तो बहुत सारी चीजें इसमें हमको पढ़नी है। संसद की संरचना क्या होगी, तो संसद में 2 हाउस होंगे, एक लोकसभा होगा, एक राज्यसभा होगा। लोकसभा के सदस्यों के लिए अर्हता क्या होगी, राज्यसभा के सदस्यों के लिए क्या योग्यता होगी, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार क्या होंगे, राज्यसभा का विशेषाधिकार क्या होगा, लोकसभा का विशेषाधिकार क्या होगा, संसद सदस्यों के सामूहिक विशेषाधिकार क्या होंगे, उनके व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या होंगे, लोकसभा की अवधि कितनी होगी, राज्यसभा की अवधि कितनी होगी, किस प्रकार से इनका निर्वाचन होगा, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितनी सीटें राज्यों से हैं, कितनी सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रस्ताव जो है संसद में लाए जाते हैं, तो उन प्रस्तावों को हमें समझना होगा। बहुत सारी संसदीय समितियां हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा। उनमें कुल कितने मेंबर्स होते हैं, कितने लोकसभा से आते हैं, कितने राज्यसभा से आते हैं। तो कुल मिलाकर इसके अलावा संसद में की विधायी प्रक्रिया है, बहुत तरह के बिल्स हैं, इन सबको अलग अलग हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। तो देखिए, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो हम ये करेंगे कि हमें जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको ही हम एक क्रम से पढ़ने का काम करेंगे और कुछ चीज़ों को जो है हम स्किप करने का काम करेंगे, क्योंकि हम एक प्रकार से रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो हमारा प्रोग्राम है ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए हम लोग चला रहे हैं, जिसमें कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के पूरे सिलेबस को कुल 151 वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, और ओवरऑल कहें तो 151 लेक्चर्स के माध्यम से पूरा आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का सिलेबस कवर किया जा रहा है। तो इसी सीरीज में ये 85th लेक्चर है। और सब्जेक्ट वाइज कहूं तो इंडियन पॉलिटी का ये 11th लेक्चर है। इंडियन पॉलिटी की हमारी जो यात्रा प्रारंभ हुई है, ये यात्रा आधे से अधिक आगे बढ़ चुकी है, और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स की भी आधे से अधिक यात्रा प्रारंभ हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो लेक्चर्स को एक क्रम से देख रहे होंगे। हालांकि बहुत कम लोग देख रहे हैं, आप लोगों की रुचि बहुत रह नहीं गई है इस वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम में, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं एक एक चीज़ों को बताने और समझाने के। जो लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के परीक्षा में बेहद लाभ होने वाला है, जो कि परीक्षा के बाद आप कमेंट बॉक्स में हम लोगों को कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मेरा ये प्रयास आपको जैसा भी लगे उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया मुझे जरूर दीजिएगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो चलिए, इसी के साथ इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इस लेक्चर को प्रारंभ करें उससे पहले एक सूचना मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा कि यूपी आरओ की परीक्षा के लिए हम लोगों ने एक वीडियो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम बनाया है, जिस वीडियो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में आपको डेली टारगेट दिए जाते हैं। उन टारगेट्स जो दिए जाते हैं, जो उसमें टॉपिक्स होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। वो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं कि आप उसको सॉल्व करें। इसके बाद उस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको दिया जाता है। साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ नोट्स के माध्यम से भी दिया जाता है। कुल 7000 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाते हैं इस प्रोग्राम में। तो ये प्रोग्राम आपके लिए बेहद लाभदायक होने वाला है। तो इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो टेस्ट लिखकर हमें 9506742546 पर या 630749 और 944 पर व्हाट्सएप कीजिए। इस कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपके साथ साझा कर दी जाएगी। तो चलिए, इसी के साथ
अब हम आगे बढ़ते हैं और सीधे अपने विषय पर आ जाते हैं। तो इस लेक्चर में हमको पढ़ना है संघीय संसद और कार्य और जिम्मेदारियां। ठीक है, तो संघ की विधायिका को इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, संविधान का जो भाग 5 है, संविधान का जो भाग 5 है उसमें अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक संघ की शासन व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें एक अध्याय है संघ की कार्यपालिका से जुड़ा हुआ, तो द यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की जाती है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। तो संघ की कार्यपालिका द यूनियन एग्जीक्यूटिव को हमने पढ़ लिया है। इसके बाद इसका जो दूसरा अध्याय है, इसका जो दूसरा चैप्टर है, वो बात करता है संघ की विधायिका के बारे में, तो द यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में बात करता है। और इसका जो तीसरा अध्याय है, अगर ये एक तरह से देखें तो चौथा हो जाएगा, वो संघ की न्यायपालिका के बारे में बात करता है। और आखिर में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो ये कुल अनुच्छेद जो भाग 5 में है वो 52 से 151 तक हैं, और 52 से 78 तक हमने संघ की कार्यपालिका को पढ़ा। अब उसके आगे 79 से 122 तक हम बात करेंगे संघ की विधायिका के बारे में। तो संघ की विधायिका की संरचना क्या होगी, इसके दोनों सदनों की अवधि क्या होगी, संसद और उसके सदस्यों के कार्य क्या होंगे और उनकी शक्तियां क्या होंगी, इन सबका प्रावधान कहां किया गया है। तो संविधान के भाग 5 अध्याय 2 अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब देखिए, संरचना की जब हमने बात की तो हम ये समझेंगे कि संसद इस शब्द से हमारा क्या आशय है, या ये कहें कि संसद किस से मिल करके बनती है। तो देखिए, भारत में संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। तो हम जानते हैं कि हमारे यहां जो विधायिका है वो क्या है, वो द्विसदनी है, यानी विधायिका के 2 हाउसेस हैं। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर वाले देश में, हालांकि हमारे संविधान में फेडरेशन इस शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया है, यूनियन इस शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन भारत भले ही अर्ध ही हो लेकिन संघीय देश ही है। हम एक फेडरेशन की तरह ही कार्य करते हैं। हालांकि बहुत सारे भारतीय संविधान के लक्षण क्या है, वो एकात्मक है, यूनिटरी है उनका मॉडल, लेकिन फिर भी मूलतः हम एक संघीय देश हैं। तो जिन भी संघीय देशों में को आप देखेंगे तो वहां पर आपको हमेशा लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस दिखते हैं। तो जैसे भारत में 2 हाउसेस हैं, एक है लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, और दूसरा है राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट। हमें 2 हाउसेस दिखते हैं। तो हमेशा ये समझिए कि संघीय देशों में 2 हाउसेस होते हैं। एक हाउस तो लोगों का है, जिनसे हम लोकसभा ही कहते हैं, नाम से समझिए, हाउस ऑफ द पीपल। तो लोकसभा है, लोकसभा केंद्र में भारत के जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा केंद्र में भारत के जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा केंद्र में राज्यों की प्रतिनिधिकारी निकाय है। तो केंद्र में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, तो केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी तो होना चाहिए, नहीं तो कोई ऐसा बिल पास हो गया जिससे राज्यों के साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए एक ऐसा हाउस होना ही चाहिए जिसमें राज्यों का भी प्रतिनिधित्व हो। तो राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि है केंद्र में, और लोकसभा ये भारत के लोगों की का प्रतिनिधित्व करती है केंद्र में। इतना समझ में आ गया। कोई भी कानून लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर के ही वो कानून बनता है, लेकिन एक तीसरे शख्स भी हैं जिनको मिलकर के, जिनसे मिलकर के संसद बनती है। तो लोकसभा, राज्यसभा, इनका क्या काम है, कानून बनाने का काम है। कोई विधेयक को जो है पास करने का इनका कानून है, लेकिन कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता, कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक भारत के राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर न कर दें। तो हमारे यहां संसद लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। तो संसद की संरचना में कौन शामिल है, तो लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है और राष्ट्रपति शामिल है। ठीक है, तो भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा से मिलकर बनती है। अतः भारत का राष्ट्रपति संसद का क्या है,
आपसे पूछा जाएगा भारत का राष्ट्रपति क्या है, तो संसद का प्रमुख अंग है। लेकिन क्या भारत का राष्ट्रपति संसद का सदस्य है, तो आप कहेंगे कि नहीं, भारत का राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति संसद का प्रमुख अंग है। क्योंकि भले ही लोकसभा और राज्यसभा कोई कानून पारित कर लें, लेकिन जब तक राष्ट्रपति की मुहर नहीं लगेगी, वो लगेगा उस बिल पर, वो बिल एक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, हमने यहां पे बता दिया जो आपसे कहा कि लोकसभा केंद्र में जहां पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यह स्पष्ट हो गया, इतनी बातें। चलिए अब आगे बढ़ें। तो अब देखिए क्या क्या प्रावधान है उसको हम समझ लें, जो संसद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। कभी कभी क्या होता है कि इसी से आपका काम चल जाता है, एक फंडामेंटल आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 79 यहीं से प्रारंभ ही हो रही है विधायी का। तो इसमें संसद की संरचना के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 80 ये राज्यसभा के निर्माण की बात करती है। ठीक है, राज्यसभा के निर्माण की बात। अनुच्छेद 81 ये लोकसभा के निर्माण की बात करती है। तो भारत के संविधान में राज्यसभा का उल्लेख पहले किया गया है लोकसभा के। ठीक है, अनुच्छेद 83 बात करता है कि संसद के दोनों सदनों की अवधि क्या होगी। इसके बाद अनुच्छेद 84 बात करता है कि संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं क्या क्या होंगी, उसको हम देखेंगे। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से रिलेटेड प्रावधान है अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 93 बात करता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। और अनुच्छेद 105 बात करता है संसद के सदनों को प्रदत्त अधिकार, कि सदन को क्या अधिकार है और उनके विशेषाधिकार क्या हैं। अनुच्छेद 107 बात करता है विधेयकों को पारित कराने संबंधी प्रावधान इसमें लिखे गए हैं। और अनुच्छेद 108 बात करता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। साधारण विधेयक अगर पारित नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो संयुक्त बैठक बुलाने की अधिकारिता भारत के राष्ट्रपति को मिली हुई है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में जो विशिष्ट प्रक्रिया संविधान में लिखी गई है वो। और 110 अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा लिखी गई है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक की बात करता है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक से जुड़े विशेष प्रावधानों का उल्लेख करता है। और अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से जुड़ा हुआ। तो ये सारे अनुच्छेद हैं, ठीक है, जो संसद से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यसभा की। तो राज्यसभा को कहा जाता है कि यह संसद का उच्च सदन है। आपसे पूछा जाएगा संसद का उच्च सदन कौन सा है, तो आप कहेंगे राज्यसभा। लेकिन इस कहने से पहले यह फैक्ट भी आप जान लीजिए कि संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि राज्यसभा उच्च सदन है। संविधान में यह कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। यह हमारी परंपराओं से विकसित हुआ है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि संविधान में पहले राज्यसभा का उल्लेख किया गया है और लोकसभा का उल्लेख बाद में किया गया है। यह भी हो सकता है कि राज्यसभा को हम प्रबुद्ध मानते हैं, जो है सदन, तो हो सकता है इसके लिए। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उच्च सदन, तो आप कहेंगे कि राज्यसभा। लेकिन यह ध्यान रखिए कि भारत का संविधान राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन नहीं कहता है। ठीक है, तो यह संसद का उच्च सदन है। कब गठन हुआ इसका, तो 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ इसका। ठीक है, पहली लोकसभा फरवरी 1952 में उसके चुनाव खत्म हुए। ठीक है, और ये 3 अप्रैल 1952 को गठित हुआ और इसकी पहली बैठक हुई 13 मई 1952 को। ठीक है, 13 मई 1952 और 3 अप्रैल 1952। तो इसका पहला गठन कब हुआ, 3 अप्रैल 1952 को ये गठित हुई और पहली बैठक कब हुई, तो 13 मई 1952 को हुई। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। और इसका प्रावधान कहां किया गया है, तो संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। तो अब क्या बताता है संविधान का अनुच्छेद 80, तो अनुच्छेद 80 का 1, ठीक है, अनुच्छेद 80(1) क्या बता रहा है कि राज्यसभा की जो अधिकतम सीमा होगी सदस्यों की वो 250 होगी। कितनी होगी, 250 होगी। ये संविधान में लिखा हुआ है। और इनमें से 238 सदस्य राज्यों से आएंगे, यानी राज्य से, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2 है ना, तो यहां राज्य की बात हो रही कि 238 राज्यों से आएंगे और 238 राज्यों से
तथा केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे, 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर के, ठीक है। और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। तो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत होंगे। क्या आधार होगा? तो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में सीधे राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। उनको कोई चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है और यह व्यवस्था करने के पीछे लॉजिक ये रहा कि जो उत्कृष्ट लोग हों साहित्य में, समाज सेवा में, विज्ञान में, कला में, अब वो चुनाव लड़ करके तो आ नहीं पाएंगे, कानूनी चुनावी दांव पेच इतने हैं, तो इनको ये कह दिया गया कि भाई 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। तो 238 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश से और 12 ऐसे, तो ये हो गए 250। तो अब ये तो संविधान द्वारा निर्धारित स्ट्रेंथ है, इसको हम क्या कहेंगे? ये टोटल स्ट्रेंथ है। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा में उसको देख लीजिए। लेकिन वर्तमान में 245 ही हैं, यानी आप मान लीजिए 5 सीटें खाली हैं। मतलब ऐसे जो टोटल स्ट्रेंथ है वो तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ना, लोकसभा में भी हम देखेंगे तो वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ से 5 नीचे है, 245 है। इसमें राज्यों से आते हैं 225, दिल्ली से 3, अब ये केंद्र शासित प्रदेश आ गया, तो दिल्ली से 3, पांडिचेरी से 1 और जम्मू और कश्मीर से 4। तो 225 में हम देखें तो दिल्ली से 3 हो गए, एक पांडिचेरी से जो है पुडुचेरी से 4 और जम्मू कश्मीर से 4, ये 8 हो गए। पहले क्या था कि राज्यों से 229 आते थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई, एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी विधानसभा सहित और एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी विधानसभा रहित, तो अब ये केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से में 4 सीटें चली गई जम्मू कश्मीर की, नहीं तो ये राज्यों के पक्ष में आती थी। तो 229 सीटें राज्यसभा में राज्यों से होती थी और दिल्ली से 1 होती थी और पांडिचेरी से 1 होती थी, तो 4 ही होती थी यूनियन टेरिटरी से। लेकिन अब यूनियन टेरिटरी से दिल्ली से 3, पांडिचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4, यानी अब राज्यसभा में यूनियन टेरिटरीज का क्या प्रतिनिधित्व है? तो आप कहेंगे कि दिल्ली से 3, पांडिचेरी से 1, 4 और 4 अकेले जम्मू कश्मीर से, तो 8। इतना रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया? ये यूनियन टेरिटरी का हो गया। पहले कितना था? 4। कितने बढ़ गए? 4। कितने राज्यों से कम हुए? 4। वर्तमान में राज्यों से कितने हैं? 225, ठीक है, और 12 मनोनीत। तो आप देख लें, जो है 225, ठीक है, और ये 12 मनोनीत, ठीक है। तो 245 की स्ट्रेंथ है। तो यहां पर लिखा गया है राज्यसभा में 3 संघ राज्य क्षेत्रों से, आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कितने सीटों का है? आप कहेंगे 8। कितने केंद्र शासित प्रदेशों के पास राज्यसभा की अपनी सीटें हैं? तो आप कहेंगे 3। कौन कौन सी? तो दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो राज्यसभा में 3 संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 8 सदस्य निर्वाचित होते हैं और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। तो केवल किसका है? दिल्ली का है, पांडिचेरी का है और जम्मू कश्मीर का, ठीक है। इतनी बातें मेरे समझ से आपको स्पष्ट हो गई होंगी। तो राज्यसभा में कौन निर्वाचित हो सकता है, इसको समझ लीजिए। क्या योग्यता होनी चाहिए? यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो भारत का नागरिक हो, पहला शर्त। 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। कितने वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो? 30 वर्ष, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, 30 वर्ष। इसके अलावा किसी लाभ के पद पर ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। अभी आपको बता दूं, प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट शब्द संविधान में कई बार आया है, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है संविधान के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा विकृत मस्तिष्क का न हो और संसद द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताओं को पूरा करे, जो इसके अलावा अर्हताएं हैं उसको वो पूरा करता हो, ठीक है। ये योग्यताएं हैं। अब राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा है और इसका विस्तृत उल्लेख कहां किया गया है? तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किया गया है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम
1951 में ये स्पष्ट रूप से प्रावधान दिया गया है। इसका पूरा चुनाव का जो सिस्टम होगा वो होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, तो आप कहेंगे कि ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है और ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, इसको भी अभी हम समझेंगे। तो अनुच्छेद 80(4) कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चयन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा में का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के जो मेंबर बनते हैं वो किनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? तो ये अप्रत्यक्ष रूप से जाते हैं, इनडायरेक्ट जाते हैं। इनका जनता से कोई चुनाव नहीं होता है, बल्कि हर राज्य को सर्टेन सीटें अलाट हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 31 सीटें अलाट हैं राज्यसभा में, तो उत्तर प्रदेश के जो 403 विधायक हैं वो 31 राज्यसभा के सदस्यों को भेजते हैं। तो कौन चुनाव करता है राज्यसभा के सदस्यों का? तो आप कहेंगे कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके अलावा एक रूल है कि राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। अब देखिए, जैसे कि हम देखते हैं ना कि भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था तो है, लेकिन बहुत सारे लक्षण भारत के संविधान में संघीय नहीं है। अब आप समझ लीजिए, हमने क्या डिस्कस किया कि केंद्र में राज्यों की प्रतिनिधिकारी निकाय है राज्यसभा। तो पहले तो राज्यसभा में जो स्थान मिला है राज्यों को वो जनसंख्या के आधार पर मिला है, जबकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कुल 50 स्टेट हैं और वहां सीनेट में हर राज्य को 2 सीटें दी गई है। यानी हर राज्य का जो स्थान है, जो वैल्यूएशन है, जो उसका मूल्य है, जो उसका प्रभाव है, वो बराबर है, चाहे वो राज्य बहुत बड़ा हो चाहे वो राज्य छोटा हो, क्योंकि सभी राज्यों को 2 सीटें दी गई। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर है। और इसके अलावा इतना ही नहीं है, इसके अलावा यह भी है कि कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति आसाम से सांसद हो सकता है, तमिलनाडु से सांसद हो सकता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी स्वयं आसाम से चुन करके आते थे, रहने वाले वो पंजाब के। ठीक है, तो यह है कि राज्यसभा के उम्मीदवार हेतु उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है जिस राज्य से वह चुनाव लड़ रहा हो। 2003 से लागू कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता की जगह जनसंख्या के आधार पर है। मैंने आपको बताया अमेरिका में समानता है कि भैया छोटा राज्य हो, बड़ा राज्य हो, 10 करोड़ की जनसंख्या वाला राज्य हो, 50 लाख की जनसंख्या वाला राज्य हो, हमसे इससे मतलब नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम सबको समानता दे रहे हैं। तो समानता देने का मतलब हर राज्य को हमने 2 सीटें दे दी सीनेट में। लेकिन भारत में यह नहीं है। आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा के सदस्यों का स्थान आवंटन किस आधार पर होता है? आप कहेंगे कि यह जनसंख्या के आधार पर होता है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर होता है। जैसे उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, कुल 31 राज्यसभा सीटें हैं और गोवा के पास 1 सीट है, केवल सिंगल सीट। ठीक है, तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन का वर्णन संविधान की 4वीं अनुसूची में किया गया है, ये तो हम पढ़ते ही हैं। और अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अर्थात यह कभी भंग नहीं होता है। तो राज्यसभा अस्थायी सदन है, यह भंग नहीं होता। आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा भंग हो सकती है? आप कहेंगे नहीं। लोकसभा भंग होती है हर 5 साल पे, अगर बहुमत खो दे बहुमत प्राप्त दल का नेता तो वो बीच में भी भंग हो जाएगी। लेकिन राज्यसभा अस्थायी सदन ये कभी भंग नहीं होता। हाँ, इसका कार्यकाल भी 1 साल अधिक होता है लोकसभा से। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और यह प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह पर नए सदस्य आ जाएंगे और इस तरह से यह प्रक्रिया सतत चलती रहेगी। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, वो सेवा से चले जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर मेंबर ऑफ राज्यसभा स्टेट वाइज लिस्ट दी गई है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, अगर ये आपको अच्छे से ना दिख रहा हो तब भी मैं पढ़ता हूं ताकि आपको सब चीजें ठीक से समझ में आ जाएंगी। देखिए, बहुत सारे प्रश्न इसी तरह से, आप बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा में सबसे अधिक किस राज्य का प्रतिनिधित्व है,
या ये पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, बताइए उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्टेट कौन है जिसका राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। तो ये चार्ट काम आएगा आपको, स्क्रीनशॉट अगर ले लेंगे इसका आपको तो आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत सारा पूछा जाता है। देखिए अब हम देखें एक एक करके, थोड़ा सा एक्सरसाइज हम कर लें, बाकी आप भी कर लीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न हैं इससे, ठीक है। अब देखिए राज्यसभा में यहां उत्तर प्रदेश हमको दिख रहा है, कितना सीटें हैं, तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें हैं, बड़ा राज्य है। तो यहां जनसंख्या के आधार पर हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में तो 31 होंगी ही। अब देखिए 31 के बाद सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, तो सबसे बड़ी संख्या 31 के बाद हमें 18 की दिख रही है, तमिलनाडु, सॉरी उससे पहले महाराष्ट्र, ठीक है। तो पहले नंबर पे हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे हो गया महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे हो गया तमिलनाडु और चौथे नंबर पर कौन सा राज्य आ जाएगा, तो चौथे नंबर पर आ जाएगा बिहार 16 सीटों के साथ। यही लोकसभा का भी क्रम है अगर आप देखेंगे। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किन राज्यों में राज्यसभा की सीटें समान हैं, ठीक है, किन राज्यों में राज्यसभा की सीटें सामान्य हैं। तो अब यहां देखिए आसाम के पास 7 सीटें हैं और उड़ीसा के पास 7 सीटें हैं, तेलंगाना के पास 7 सीटें हैं, तो तेलंगाना के पास 7 सीटें हैं, पंजाब के पास 7 सीटें हैं, उड़ीसा में कर रहा था, ये पंजाब है, और 7 सीटें। और इसी तरह से आपको देखना है जो है 3 कहां पे हैं, ठीक है। तो एक तो हिमाचल प्रदेश में हमें 3 दिख रहा है और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, यहां 3 सीटें दिख रहे हैं। तो इस तरह से एक एक्सरसाइज आप इस पे करिएगा क्योंकि इससे प्रश्न जो है आपको पूछे जाते रहे हैं और यहां पर जो है आप देखें तो मैप वाइज जो है चीजें बताई गई हैं, वहां से आप जो है इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं हट जाता हूं, आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है आपको सारी चीजें समझ आ जाए। तो देखिए इस तरह से प्रश्न पूछे जाते रहे, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में। तो राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, पहले सभापति जिन्हें चेयरमैन कहा जाता है और उप सभापति यानी डिप्टी चेयरमैन कहा जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं भारत के राष्ट्रपति, किसके, राज्यसभा के, ठीक है। और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी व्यक्ति को उप सभापति चुना जाता है। तो राज्यसभा का उप सभापति कौन चुना जाता है, तो राज्यसभा का उप सभापति राज्यसभा का सदस्यों में से चुना जाता है, जबकि राज्यसभा के सभापति तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, पदेन चेयरमैन होते हैं, तो वो अपने आप आ जाते हैं, उसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन राज्यसभा के जो उप सभापति हैं वो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष है। और राज्यसभा के सभापति चूंकि उपराष्ट्रपति पहले हैं और राज्यसभा के चेयरमैन बाद में हैं, तो राज्यसभा के चेयरमैन वो बाद में हैं, उपराष्ट्रपति पहले हैं, तो उनका कार्यकाल उपराष्ट्रपति कितना है, 5 साल है, ठीक है। तो राज्यसभा के पूछा जा सकता है प्रथम सभापति कौन रहे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यही उपराष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन रहे, सब पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो आप कहेंगे एसवी कृष्णमूर्ति राव थे। अब इसमें देखिए डॉक्टर राधाकृष्णन 1952 से लेकर 1962 तक, और अभी लेटेस्ट में हामिद अंसारी 2007 से लेकर 2017 ने राज्यसभा के सभापति के रूप में 2 कार्यकाल पूरा किया है। तो ये दोनों लोग, एक तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन और दूसरे मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से लेकर 2017 तक। अब एक पद और होता है राज्यसभा महासचिव का,
एक पद और होता है राज्यसभा में, किसका? राज्यसभा महासचिव का। तो ये क्या है? ये राज्यसभा का तीसरा महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। पहला कौन है? तो सभापति है। दूसरा कौन है? उपसभापति है। तीसरा कौन है? तो राज्य महासचिव है। और इसकी नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो आप कहेंगे कि राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति करते हैं। और ये संसदीय कार्यों, क्रियाकलापों और परंपरागत मामलों में सभापति सदन और सदस्यों को सलाह देता है। और ये लोकसभा महासचिव की भांति कार्यपालिका का स्थायी और निरपेक्ष अधिकारी है। तो लोकसभा का भी महासचिव होता है, राज्यसभा का भी महासचिव होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि राज्यसभा की विधायी शक्तियां क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है राज्यसभा को मिले हुए। ठीक है, तो पहला तो यही कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती है। तो जो राइट्स लोकसभा के पास हैं कानून बनाने के सेंस में, वही राज्यसभा के पास हैं। साधारण विधेयकों को छोड़ दें, धन विधेयकों को छोड़ दें, तो सारे जो विधेयक हैं उनमें दोनों की शक्ति समान है। कोई भी बिल तब तक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सकता हस्ताक्षर करने के लिए जब तक कि वो बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित न हो गया हो। ठीक है, तो गैर वित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में दोनों सदनों को एक समान शक्तियां हैं। तो एक तो जो है धन विधेयक है उसको छोड़ दीजिए, और मान लीजिए साधारण विधेयक पर तो ज्वाइंट सिटिंग का भी ऑप्शन है। तो गैर वित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयक जो हैं उसके संदर्भ में दोनों को समान शक्ति प्राप्त है। ठीक है, हालांकि एक ज्वाइंट सेशन भी है लेकिन उसको छोड़ ही दीजिए। ठीक है, उसमें भी तो इनका प्रतिनिधित्व है। तो अनुच्छेद 108 के तहत किसी साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। तो संविधान का अनुच्छेद 108 ये कहता है, और ये साधारण विधेयक पे कहता है, ये संविधान संशोधन विधेयक पे नहीं कहता है, साधारण विधेयक पे कहता है कि अगर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति है, अब लोकसभा पारित कर रही है, राज्यसभा उसमें संशोधन प्रस्तावित कर दे रहे, फिर लोकसभा पारित करे, फिर राज्यसभा यही कर दे रहे, तो गतिरोध है दोनों सदनों में। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि भारत के संविधान ने साधारण विधेयकों पर यह प्रावधान दिया है कि भैया अनुच्छेद 108 के तहत आप ज्वाइंट सिटिंग बुला लीजिए। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ज्वाइंट सिटिंग यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस तरह के बिल पर की जा सकती है, तो आप कहेंगे कि वही सिंपल मेजॉरिटी वाले बिल पर की जा सकती है, यानी साधारण विधेयकों पर की जा सकती है। पहली बात। दूसरी बात, ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है, किसके पास अधिकार है? तो ज्वाइंट सिटिंग हमेशा भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। और ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? अब तो राज्यसभा भी बैठ गई और लोकसभा भी बैठ गई, तो अब अध्यक्ष तो एक ही व्यक्ति होगा ना। तो हमेशा जान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा की जब ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष। तो बुलाता कौन है? भारत के राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। प्रावधान संविधान में कहां लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 160 में इसका प्रावधान लिखा है। ठीक है, इसके अलावा धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से यानी राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। धन विधेयक जब लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में पहुंचता है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं है। तो क्या है? तो जब राज्यसभा में पहुंचता है तो वह न तो इसमें संशोधन कर सकती है, तो अगर कोई धन विधेयक है वो तो पहले राष्ट्रपति से सहमति मांगेगा, राष्ट्रपति की सहमति मिल गई तो वो केवल लोकसभा में प्रस्तावित होगा। ठीक है, इसके अलावा ये सब शब्दों को अलग अलग आपको समझना है। केवल लोकसभा में प्रस्तावित होगा, और जब लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में पहुंचेगा तो राज्यसभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती, पहली बात। इसको खारिज नहीं कर सकती, दूसरी बात। और इसको 14 दिन से अधिक तक लटका कर भी नहीं रख सकती कि भैया अभी टाइम तो हमें मिल नहीं रहा है, रुक जाइए, बहुत सारे काम करने, टाइम मिलता है तो आपकी फाइल देखते हैं। नहीं, 14 दिन ये मैक्सिमम टाइम है। इसके बाद 14 दिन के पश्चात विधेयक को उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में पारित करके लोकसभा से भेजा जाता है। कि आपने कुछ नहीं बोला तो उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यस है। ठीक है, तो ये चीज है।
अब देखिए विशिष्ट शक्तियां मिली हुई हैं राज्यसभा को। मैंने आपको बताया कि संघ में राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधित्वकारी निकाय है, राज्यों का प्रतिनिधि निकाय है, इसलिए इसके पास विशिष्ट शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। और इन विशिष्ट शक्तियों से एग्जामिनर बराबर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बनाते रहे हैं। तो आइए देखें क्या है। तो पहले ही लिखा है, देश के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने हेतु राज्यसभा को 2 विशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। पहला कौन है? तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। तो कोई सब्जेक्ट जो राज्य सूची में, अब यह अधिकारिता लोकसभा के पास नहीं हो सकती, राज्यसभा के पास क्यों है? क्योंकि ये तो राज्यों के ही प्रतिनिधित्व वाली निकाय है ना, तो ये राज्यों के साथ क्या, राज्यों के साथ तो ये गलत काम कर नहीं सकती, ऐसा विश्वास है, क्योंकि ये तो राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करती है। तो ऐसे में इसको एक विशिष्ट अधिकार दिया गया है कि वो किसी विषय को, जो राज्य सूची का विषय, 3 सूचियां है ना संविधान में, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, तो उसमें से राज्य सूची का कोई विषय है तो उसको राज्यसभा कितने सदस्यों को, देखिए 2/3 उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत की बात हो रही है यहां पर, राज्य में सूची में शामिल किसी विषय को कह देगी कि ये राष्ट्रीय महत्व का है। और जैसे ही ये राष्ट्रीय महत्व का हो जाएगा वैसे ही संसद को उस विषय पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो संसद को कानून निर्माण की शक्ति किन विषयों पर है? तो केंद्रीय विषयों पर है। राज्य के विषयों पर कानून निर्माण की अधिकारिता किसकी है? राज्य के विधानमंडलों की है। लेकिन जैसे ही राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि यह राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते ही संसद को उस विषय पर कानून बनाने की अधिकारिता मिल जाएगी। इसके पश्चात किंतु ऐसा प्रस्ताव आपसे पूछा जाएगा, इस तरह का प्रस्ताव का कितना दिन रहेगी वैलिडिटी? तो आप कहेंगे 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष रहेगी। तो अब तक क्या राज्यसभा ने इस शक्ति का प्रयोग किया है कि यह केवल एक लालीपाप ही है और इसी तरह से चल रहा है? तो देख लीजिए। तो अब तक राज्यसभा ने अपनी इस शक्ति का 2 बार प्रयोग किया है। कब कब किया है? 2 बार प्रयोग किया है। पहली बार 1952 में व्यापार, वाणिज्य, उत्पादित वस्तुओं की उपलब्धि तथा वितरण, और दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के सुरक्षा की व्यवस्था के लिए किया है। तो 2 बार इस अधिकारिता का इस्तेमाल किया गया है राज्यसभा द्वारा। अब दूसरी शक्ति क्या है? पहली तो समझ लिया हमने। तो पहली शक्ति का उल्लेख कहां किया गया है? अनुच्छेद 249 में। कहां किया गया है? अनुच्छेद 249 में। अब दूसरी शक्ति रिलेटेड है अनुच्छेद 312 से। यह क्या है? तो इसके तहत राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा, कोई नई अखिल भारतीय सेवा जिसमें न्यायिक सेवा भी शामिल है, का सृजन कर सकती है। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवा का मतलब, अभी जैसे हम आईएएस को जानते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस को जानते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज, ये सब क्या है? ये सब जो है अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो कोई नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है राज्यसभा। ये राज्यसभा के पास अधिकारिता है। और अभी तक राज्यसभा ने इस शक्ति का प्रयोग कब किया? तो पहली बार 1961 में भारतीय इंजीनियर सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा का प्रावधान किया गया, और 1965 में भारतीय कृषि सेवा, भारतीय शिक्षा सेवा के सृजन का अधिकार संसद को दे दिया गया है राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, तो ये 2 विशिष्ट शक्तियां हैं राज्यसभा के पास। अब देखिए, राज्यसभा को हमने पढ़ लिया, अब लोकसभा की हम बात करेंगे। ठीक है, लोकसभा को पॉपुलर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपसे पूछा जाएगा। लोकप्रिय सदन। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता से चुन करके आते हैं, तो वो जनता से वोट मांगते हैं और जनता उनको वोट देती है, तो वो लोकसभा में आकर के बैठते हैं। और इसीलिए ये कहा जाता है कि ये लोकसभा जो है ये पॉपुलर हाउस है, लोकप्रिय सदन है, क्योंकि इसके सदस्यों की कनेक्टिविटी क्या है? जनता के साथ है। वो तो डायरेक्ट कनेक्टेड है ना। राज्यसभा के सांसदों को कौन जानता है? लोकसभा के सांसद को सब जानता है। ठीक है,
तो संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। आगे मैंने लिखा है कि लोकसभा संसद का निम्न सदन है। फिर मैं बता दूं कि ये मान्यता है, परंपरा है, उसमें ये विकसित हो गई बात। संविधान में नहीं लिखा है कि कौन उच्च सदन है कौन निम्न सदन है, ठीक है। इसका एक नाम और क्या है आपसे पूछा जा सकता है, तो लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा सीधे चुन करके आ जाते हैं। तो देखिए, मूल जो हमारा संविधान था उसमें यह कहा गया कि लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 500 होगी, और 250 राज्यसभा के लिए। तो जितने लोकसभा उसका आधा राज्यसभा। तो कहा गया मूल संविधान में, आपसे पूछा जाएगा मूल संविधान में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, तो 500 निर्धारित की गई थी। लेकिन 7वां संविधान संशोधन जो हुआ, जिसमें कि ABCD टाइप के जो 4 प्रकार के राज्य थे उनका समापन कर दिया गया और भारत को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। आजादी के बाद तो 4 तरह के स्टेट थे, स्टेट A, स्टेट B, स्टेट C और स्टेट D में केवल अंडमान निकोबार था। ये 4 प्रकार था। 4 प्रकार को खत्म करके सीधे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इसके बाद यानी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के बाद 500 से बढ़ा करके 525 कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने की अधिकारिता तो संसद के पास, तो 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया गया। तो यह भी प्रश्न किया जा सकता है कि कब लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 से बढ़ा के 525 कर दी गई, तो आप कहेंगे 7वां संविधान संशोधन 1956। इसके बाद 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा 525 से बढ़ाकर 545 सीटें कर दी गई। आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या मजा है, ये संविधान संशोधन बताते जा रहे हैं और सीटों की संख्या बताते जा रहे हैं। तो भैया प्रीवियस ईयर उठाइए, उसमें यह सवाल पूछा गया है, इसलिए मैं इतने डिटेल में आपको बता रहा हूं। तो 31वें संविधान संशोधन से 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया, यानी 20 सीटें बढ़ गई। इसके बाद गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित कर दी गई। कितनी? 552 निर्धारित कर दी गई। तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित कर दी गई। इसमें से कहा गया कि 530 सदस्य कहां से होंगे? राज्यों से होंगे। 530 सदस्य राज्यों से होंगे और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत होंगे। अगर भारत के राष्ट्रपति को यह लगता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो भारत के राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकते हैं। और हमेशा भारत के राष्ट्रपति को लगता था कि 2 आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व क्या है, लोकसभा में पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया जो राष्ट्रपति जो 2 लोगों को मनोनीत करेंगे, वो 2 लोगों को कौन मनोनीत करेगा? प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट ही ना, वही तो सिफारिश करेंगे कि भैया ये 2 एंग्लो भारतीय इनको लाइए। तो जो दल सत्ता में है वही एंग्लो भारतीय को मनोनीत करेगा राष्ट्रपति के माध्यम से, और जो व्यक्ति आपको लोकसभा का मेंबर बना दिया उसके प्रति तो आप वफादार रहेंगे ही। तो वो 2 लोग हमेशा किसके पक्ष में रहते थे? सरकार के पक्ष में रहते थे। तो सरकार को हमेशा क्या लगता था कि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। वो तो मोदी जी का साहस कहिए, जो बात उनको फायदा पहुंचा रही थी उसको भी उन्होंने 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया। तो भैया ये 2 सदस्य जो आंग्ल भारतीय समुदाय से आते थे, इनका क्या हो गया? डब्बा गुल हो गया। तो अब मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है लोकसभा की। आप कहेंगे कि 552 - 2 बराबर 550। कितने आएंगे राज्य से? तो आप कहेंगे कि 530 तो आ जाएंगे राज्य से, और केंद्र शासित प्रदेश से कितने आ जाएंगे? तो आप कहेंगे कि 20। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550। 2 जो आंग्ल भारतीय आते थे उनका काम तमाम। तो राज्यों से कितने? तो 530। केंद्र शासित प्रदेशों से कितने? तो 20। तो ये मैक्सिमम लिमिट है। अब मैक्सिमम लिमिट तो अचीव करने
का कोई फायदा नहीं, तो वर्तमान में, ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना कि ये समाप्त हो गया। तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 543, यानी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उससे 7 कम। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? तो 524 सदस्य राज्यों से आ रहे हैं और 19 सदस्य कहां से आ रहे हैं? केंद्र शासित प्रदेश से आ रहे हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन पहले कैसे था? जब जम्मू कश्मीर राज्य को 2 टुकड़ों में तोड़ा नहीं गया था, तब जो है राज्यों से 530 सदस्य ही आ रहे थे, यानी राज्यों की जो सीट थी वो पूरी थी 530, और केंद्र शासित प्रदेशों से 13 सीटें आ रही थी। लेकिन अब जब लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गई, तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से 5 और लद्दाख यूनियन टेरिटरी से 1, यानी 6 सीटें जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी से कम हो गई। किसमें? राज्यों के हिस्से में। पहले तो राज्य था जम्मू कश्मीर ना, लद्दाख उसका भाग था। तो अब 530 में से 6 सीटें राज्यों से माइनस हुई और ये 6 सीटें कहां प्लस हो गई? ये 6 सीटें प्लस हो गई केंद्र शासित प्रदेशों में। तो केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व पहले 13 का था, अब कितना हो गया? 19 का हो गया। 13 6 19। ठीक है, समझ आ गया इतनी बात? आइए, तो अनुच्छेद 81(2) लोकसभा की सीटों के आवंटन में 2 सिद्धांत बताता है। इन दोनों सिद्धांतों को समझ लीजिए। लोकसभा में स्थानों का आवंटन कैसे होगा, इसके लिए 2 सिद्धांत बताता है। कौन बताता है? तो संविधान का अनुच्छेद 81(2) बताता है। तो पहला सिद्धांत क्या है, पहले पढ़ लें फिर समझें। तो प्रत्येक राज्यों को आवंटित सीटें जनसंख्या के अनुपात में समान होनी चाहिए। तो लोकसभा में स्थानों का जो वितरण है राज्यवार, वो किस आधार पर है, ये पूछा जाएगा आपसे। आप सटाक कहेंगे कि जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में स्थानों का आवंटन किस आधार पर है? तो जनसंख्या के आधार पर है। और यहां क्या कहा जा रहा है? प्रत्येक राज्यों को आवंटित सीटें जनसंख्या के अनुपात में समान होनी चाहिए। तो आपको सीटें इस तरीके से बनानी हैं कि वो जनसंख्या के आधार पर हो। जैसे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक है तो वहां पर 80 सीटें दी गई हैं। उसके बाद महाराष्ट्र की जनसंख्या, तो महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद आ जाएगा, फिर बिहार आ जाएगा। मतलब जनसंख्या के अनुपात में आपको सीटें देनी हैं। तो जैसे अब आइए यहां चार्ट पे हम चलेंगे, तभी आपको समझ आएगी बातें। अब ये देखिए, प्रेसिडेंट को पढ़ते हुए हमने इसी चार्ट को देखा था, तो इसको केवल हमने समझने के लिए लगाया हुआ है। इसका और कोई बेसिक रूल नहीं है, केवल जनसंख्या समझने के लिए। क्योंकि यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता दूं, हमने आपको बताया कि इंदिरा गांधी की सरकार में जो दक्षिण के राज्य थे, उन्होंने इंदिरा गांधी पर दबाव बनाना शुरू किया कि भाई हम तो जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं, तो जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं, तो जो देश के संसाधन है उस पर हम कम लोड डाल रहे हैं। तो देश के संसाधन पर जब हम कम लोड डाल रहे हैं तो हमको रिवार्ड मिलना चाहिए, और यहां रिवार्ड नहीं मिलकर के हमको क्या मिल रहा है? हमको जो है अभिशाप हो गया ये चीजें। क्योंकि उत्तर की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर की जनसंख्या जब बढ़ रही है तो उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में बढ़ता चला जाएगा, और जब लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ता चला जाएगा तो इस यूनियन में, भारत संघ में हमारी हैसियत क्या रह जाएगी? जब हमारे पास लोकसभा में सीट ही नहीं रहेगी तो दक्षिण के राज्यों की हैसियत क्या रह जाएगी? तो इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से यह कह दिया कि अब 2000 तक यही जनगणना चलेगी, 1971 की जनगणना। और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उन्होंने 2026 तक कर दिया इसको बढ़ा करके। ठीक है, तो जनगणना, जबकि लोकसभा के चुनाव के लिए यह प्रावधान था कि जब लोकसभा का चुनाव होगा उससे पहले जो जनगणना हुई होगी, मान लीजिए अगर 2024 में होना है और 2021 में जनगणना हुई होती, तो 2021 की जनगणना को लेकर के एक परिसीमन किया जाता और उसके बाद फिर जो है लोकसभा का चुनाव होता। लेकिन संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी की सरकार ने 2000 तक कर दिया इस प्रावधान को कि जनसंख्या का मतलब 1971, और अटल जी की सरकार ने 2026 कर दिया। तो अभी जनसंख्या का मतलब हमारा क्या है? 1971 की जनसंख्या से। इतनी बात समझ में आ गई? यही राष्ट्रपति के चुनाव में भी है, यही यहां भी है। अब यहां पे चूंकि 1971 के हिसाब से जनसंख्या दी गई है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोलता हूं, समझिए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कहां दी गई है? यहां दी गई है। यह बता रहा है चार्ट कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या
8,38,49,905 है। कितना है? 8,38,49,905 है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। कब? 1971 में। तो अभी तक जितनी जनसंख्या का मतलब क्या हो रहा है? 1971 की जनसंख्या। तो 1971 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी? 8,38,00,000। हम इसको सिंपल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1971 में कितनी? 8 करोड़। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें कितनी? तो 80 सीटें। यानी मोटे तौर पे हम कहें तो 10 लाख की जनसंख्या पर उत्तर प्रदेश में एक सांसद चुना जाता है। हालांकि वर्तमान में तो आप देख लें कि केवल वोटर लिस्ट में 25-30 लाख लोग हो गए हैं किसी किसी लोकसभा में। तो लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर उत्तर प्रदेश में एक सांसद आ रहा है। तो अब यह कहा जा रहा है कि पंजाब में भी 10 लाख पे ही आएगा, महाराष्ट्र में भी 10 लाख पे ही आएगा। अब जैसे महाराष्ट्र भी बड़ा राज्य है तो उसको देख लेते हैं। महाराष्ट्र यहां आ गया। महाराष्ट्र की जनसंख्या 5,41,00,000 बताई गई है। इसको भी सिंपल कर लीजिए, 5 करोड़। महाराष्ट्र में कुल सीटें कितनी हैं? महाराष्ट्र में कुल कितनी सीटें हैं? तो महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। कितनी है? 48 है। तो लगभग 5 करोड़ है तो 48 सीटें, यानी लगभग 10 लाख के आसपास। तो यह बताया जा रहा है कि पूरे देश में अब 10 लाख का मानक है, तो 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुन करके आएगा। अब ये एग्जैक्ट एकदम नंबरिंग तो हो नहीं पाएगी, बहुत बड़ा देश है कि एकदम एग्जैक्ट 10 लाख हो, लेकिन कहने का मतलब कि इसी के समानांतर हो। अब ये ना हो कि कहीं 10 के जगह 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। अब ये ना हो कि 10 के जगह 5 हो, 4 हो। तो पूरे देश में जनसंख्या के आधार पर जो है सदस्य चुन करके आए मोटे तौर पर। ठीक है, अब इसका अपवाद भी हो सकता है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया कि पूरे देश में सांसद जो है एक समान वोट से आने चाहिए। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अब यह ना हो कि कोई जो है 25 लाख से चुन कर आ रहा है, कोई 8 लाख से चुन के आ रहा है। ठीक है, तो क्या कहा गया? प्रत्येक राज्यों को आवंटित सीटें जनसंख्या के अनुपात में समान होनी चाहिए, पहली बात। किंतु जिन राज्यों की जनसंख्या 60 लाख से कम है वे प्रतिनिधित्व की समानता के इस दायरे से बाहर हैं, तो उनको कुछ छूट दी जा सकती है। किन राज्यों को? जिन राज्यों की जनसंख्या 60 लाख से कम है। ठीक है, जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। तो आप देख लें, कुछ ऐसे राज्य आपको दिख रहे हैं क्या? यहां पे देखें जो कम जनसंख्या वाले राज्य हैं। तो गोवा को ही देखिए। गोवा की जनसंख्या 1971 में 7,95,120 है और गोवा को 2 सीटें मिली हुई हैं, जबकि 8 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है 1971 में, और उत्तर प्रदेश को 80 सीटें मिली हुई हैं। लेकिन 7,95,000 की जनसंख्या पे गोवा को कितनी सीटें मिली हुई हैं? तो 2 सीटें मिली हुई हैं। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश को देखिए तो यहां तो और भी कम है, 4,67,511 है अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या 1971 में, और इसका प्रतिनिधित्व लोकसभा में कितने सीटों का है? तो 2 सीटों का है। इसी तरह से पूर्वोत्तर के ज्यादा राज्यों को आप देखेंगे। सिक्किम देखिए, 2,98,000 की जनसंख्या पर सिक्किम को 1 सीट मिली हुई है। इसी तरह से बहुत सारे जो है आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो जो राज्य की जनसंख्या 60 लाख से कम है वो इसका अपवाद है। ठीक है, उसमें ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन अन्य जगहों पर ये चीजें नहीं हो सकती हैं। पूरे देश में एक समान जनसंख्या होनी चाहिए मोटे तौर पर। यह पहला नियम। दूसरा नियम यह है कि प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों का विभाजन जनसंख्या के अनुसार राज्य के भीतर भी समान होना चाहिए। तो राज्य के भीतर भी जनसंख्या के अनुसार होना चाहिए। अब ये नहीं आप कहेंगे कि भाई गोवा में 8 लाख की जनसंख्या पर 2 सीटें हैं, तो एक सीट से कोई सांसद 6 लाख की जनसंख्या पे चुन के जा रहा है और कोई 2 लाख की जनसंख्या पे चुन के जा रहा है, और ओवरऑल क्या है कि 8 लाख की जनसंख्या से 2 चुन के जा रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता।
आपको राज्य के भीतर भी समानता रखनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में कोई 10 लाख की जनसंख्या पे चुनाव जीत के जा रहा है और कोई 50 लाख की जनसंख्या पे चुनाव जीत के जा रहा है, कोई 5 लाख की जनसंख्या पे जीत के जा रहा है और ओवरऑल 8 करोड़ में 80 लोग चुन करके जा रहे हैं। तो आपने कहा कि यह कोटा तो हमने पूरा कर दिया कि भाई उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व 80 सीटों का है तो 80 लोग जा रहे हैं। नहीं, आपको उत्तर प्रदेश में भी लगभग मोटे तौर पर 10 लाख के हिसाब से ही सदस्यों को निर्वाचित करना होगा। तो ये दूसरा प्रिंसिपल है, समझ में आ गया होगा मुझे, लगता है आपको। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों का विभाजन जनसंख्या के अनुसार राज्य के भीतर भी समान होना चाहिए। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रावधान किया गया कि लोकसभा का परिसीमन 2000 ईस्वी की जनगणना के बाद होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि भाई दक्षिण के राज्यों का पूरा दबाव है, तो ये कहा किया गया कि 2000 तक की जनगणना तक होगा। ये इंदिरा गांधी के समय हुआ। अब इंदिरा गांधी के समय का जो प्रावधान था वो अटल जी के समय में आ गया। अब अटल जी ने देखा कि भाई इतनी बड़ी आयरन लेडी इन्होंने नहीं किया तो जाने दीजिए, हमको क्या जरूरत है ये सब जो है विवाद मोल लेने का। तो इन्होंने भी संविधान में संशोधन कर दिया। कौन सा? 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के माध्यम से इसको 2026 तक कर दिया गया। तो 2026 तक तो ये फिक्स हो गया है कि 2026 तक जनगणना का मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 की जनगणना का मतलब लोकसभा के चुनाव में 1971 की जनगणना। अब मोदी जी के पास गेंद आ गई है, उनके पाले में 2026 अब आने ही वाला है। अब मोदी जी से तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो बहुत बड़े से बड़ा निर्णय लेते रहे हैं और ये निर्णय भी वो लेंगे। हालांकि ये बहुत है। देखिए, अब दो रास्ते हैं। सबसे आसान रास्ता क्या है कि भैया इसको आगे पास कर दो। पास करने का क्या मतलब कि 2026 को 2050 कर दीजिए, 52 कर दीजिए, आपके हाथ में है। संविधान में संशोधन करना है। और एक ये है कि इस पूरे एक्सरसाइज को बंद करिए और जो है परिसीमन कराइए। अब परिसीमन में इतनी स्थिति है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 3 गुना हो चुकी है। हम देखें 1971 से तो 3 गुना हो गए। महाराष्ट्र की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। ठीक है, तो एक रास्ता निकाला जाए या इसको आगे बढ़ाते चला जाए, दोनों रास्ते हैं। तो मोदी जी का अगर बहुमत पिछले बहुमत के ही अनुसार होता, 19 के अनुसार, तो मैं आपसे स्पष्ट कहता कि मोदी जी ऐसा कर लेंगे, लेकिन अब मुझे डाउट लग रहा है। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में एससी शेड्यूल्ड कास्ट और एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया। हम जानते हैं बहुत सारी सीटें लोकसभा में रिजर्व होती हैं। तो कुल कितनी है? तो देखिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 84 हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। अब इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप आ जाइए चार्ट पे। अब ये चार्ट आ गया मेंबर ऑफ लोकसभा का। ठीक है, कहां पर कितनी सीटें रिजर्व है? सबसे ज्यादा सीटें जो है एससी के लिए उत्तर प्रदेश में रिजर्व हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में कुल सीटें कितनी है? 80। एससी के लिए रिजर्व कितनी है? 17। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, तो आप कहेंगे 0। एससी के लिए सबसे अधिक है देश में 17, लेकिन एसटी के लिए क्या है? 0। तो एससी के लिए सबसे अधिक सीटें किस राज्य में हैं? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। फिर पूछा जाएगा कि एसटी के लिए सबसे अधिक सीटें कहां पर रिजर्व हैं, तो एसटी के लिए सबसे अधिक सीट जो है वो मध्य प्रदेश में रिजर्व है। ठीक है, एससी के लिए सबसे अधिक सीट, एसटी के लिए सबसे अधिक सीट मध्य प्रदेश में, एससी के लिए सबसे अधिक सीट कहां पे? तो उत्तर प्रदेश में है। तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, वो रिजर्व एससी के लिए कितनी सीटें हैं, एसटी के लिए कितनी सीटें हैं। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चार्ट थोड़ा सा पुराना है, नया चार्ट इतना शानदार मिल नहीं पाया, तो इसलिए हमने पुराने को ही रखा है। यहां पे देखिए, जो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश दिख रहे हैं आपको ना, दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव। तो दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव का विलय हो गया है और अब ये दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो एक सीट थी दादरा के पास, एक सीट थी दमन दीव के पास, दोनों को मिला के अब 2 सीट हो गई है और इस 2 में से 1 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो ये चार्ट में जो कुल 9 यूनियन टेरिटरी दिखाए जा रहे हैं वो असल में 8 यूनियन टेरिटरी है। दादरा नगर हवेली दमन दीव के पास, पहले दादरा के पास 1 सीट, दमन दीव के पास 1 सीट थी, तो दोनों का विलय हो गया। तो अब दादरा नागर हवेली दमन दीव एक यूटी हो गया। अब इसके पास जो है 2
सीटें हैं, एक सीट एसटी के लिए रिजर्व है। तो इस चार्ट का भी फोटो खींच लीजिए, बहुत काम आने वाला है आपको, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमने देख लिया, अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से चार्ट भी आपके सामने आया। तो लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इसका क्या मतलब है कि भैया सारे लोग वोटर हैं। कौन जो 21 वर्ष की आयु से अधिक का हो गया वो वोट देने का अधिकारी हो गया। अब उस पे जो है किसी भी तरह का बंधन नहीं है, केवल एक बंधन है कि उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि 21 वर्ष को राजीव गांधी की सरकार ने संविधान में संशोधन करके अब 18 वर्ष कर दिया है, तो अभी के लिए 18 वर्ष है। ठीक है, दूसरा, लोकसभा के चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम चलता है। तो किस सिस्टम पे लोकसभा का चुनाव होता है? तो आप कहेंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यानी क्या है इसका मतलब? तो जो सर्वाधिक मत पाएगा वो व्यक्ति विजयी हो गया, भले ही उसके पास बहुमत ना हो। तो 100 वोट है तो बहुमत का मतलब 50 + 1 51 वोट चाहिए, लेकिन यहाँ ये नहीं है। अगर 100 वोट है और 10 लोग लड़ रहे हैं और सबसे अधिक कोई व्यक्ति 20 वोट पा गया तो वो भी चुनाव जीत गया, भले ही 80% लोग उसके खिलाफ वोट दिए हों। ठीक है, या उसके से अलग। तो लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, राज्यसभा का 6 साल है। और इसकी गणना कब से की जाती है? तो जब लोकसभा का प्रथम अधिवेशन की तारीख से इसकी गणना की जाती है 5 वर्ष की। ठीक है, अनुच्छेद 83(2) ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु आपातकाल जब परिवर्तन में न हो, इमरजेंसी परिवर्तन में न हो, तो इसका विस्तार किसी भी परिस्थिति में 6 महीने से अधिक नहीं होगा। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। इंदिरा गांधी ने तो पूरा संविधान ही बदलने का प्रयास किया, तो उसमें उन्होंने 5 वर्ष की जगह 6 वर्ष कर दिया। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की के कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया? तो आप कहेंगे कि यह 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। और 5वीं लोकसभा ने मार्च 1971 से मार्च 1977 तक 6 वर्ष कार्य किया। तो आप कहेंगे, से पूछा जाएगा किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? तो आप कहेंगे कि 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। पूछा जाएगा कि 5वीं लोकसभा का कार्यकाल कब से कब था? तो आप कहेंगे 1971 से 1977 तक था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो संविधान के अनुच्छेद 93 से 97 तक लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। पहला प्रावधान, तो अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष यानी स्पीकर और एक उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर का चुनाव करती है, और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु इसके पूर्व भी वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो अध्यक्ष त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष त्यागपत्र देगा अध्यक्ष को। ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें क्लियर रहिए। और अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा के विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। अब यह कहा गया है कि अनुच्छेद 95 के अनुसार अध्यक्ष का पद रिक्त हो या वो अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष उसकी भूमिका का निर्वहन करता है, और इन दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन करता है, जिसे भारत के राष्ट्रपति इसके लिए करते हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि लोकसभा का उपाध्यक्ष अगर अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है तो उसके वही पावर होंगे जो अध्यक्ष के होते हैं। ठीक है, अब जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मालवंकर थे। आपसे पूछा जाएगा लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो आप कहेंगे जीवी मालवंकर थे। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे एम अनंत सैनम आयंकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। यह भी पूछा जाएगा कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? तो आप कहेंगे मीरा कुमारी। किस लोकसभा की इन्होंने अध्यक्षता की? तो 15वीं लोकसभा की इन्होंने अध्यक्षता की। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर थे। उपाध्यक्ष कौन थे प्रथम? तो एम अनंत सैनम आयंकर थे। ये दोनों प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अब लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य, तो इसमें जो है पहला तो ये है
कि लोकसभा का अध्यक्ष ही लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, जैसा मैंने बताया। किसी प्रस्ताव पर पक्ष विपक्ष के बराबर मत होने की स्थिति में निर्णायक मत देता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष ऐसे वोटिंग में भाग नहीं लेता। लेकिन जब निर्णायक हो कि दोनों पक्ष विपक्ष का वोट बराबर हो जाए, तो निर्णायक भूमिका के लिए अध्यक्ष आता है और अपना वोट देता है। ठीक है। प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा महासचिव और विधायी शक्तियां। लोकसभा की शक्तियां क्या हैं? तो विधायी शक्तियां, जो मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जो लोकसभा के महत्व को दर्शाता है। और अपनी दुगुनी सदस्य संख्या के कारण संयुक्त बैठक में लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है। ठीक है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और कोई सरकार तब तक सरकार है जब तक लोकसभा का विश्वास उसको है। लोकसभा का अविश्वास होते ही वो सरकार गिर जाएगी। ठीक है। तो ये विषय हो गया। इसके बाद लोकसभा की सदस्यों होती अर्हताएं, तो सारी चीजें सेम है। यही है कि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। ठीक है। यह स्पष्ट हो गया। और सांसदों की सदस्यता का अंत, बहुत सारी चीजें हैं। दल विरोधी कानून को हम देख लें तो देखिए, ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और दल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया। दल विरोधी कानून का मतलब यह हुआ था कि आया राम गया राम, एक ही व्यक्ति आज किसी ए पार्टी में, कल बी पार्टी में, परसों फिर ए में, उसके अगले दिन सी में, फिर सी से बी में, फिर बी से ए में, इस तरह से जो दौड़ रहे थे सदस्य, उनको रोकने के लिए ये कानून आया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1950 आया। संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई दल बदल से जो रिलेटेड है। फिर 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 हुआ इसी से संबंधित, और इसमें दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का आधार बताया गया कि कोई व्यक्ति जब उछल कूद करेगा इस दल से उस दल से, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। क्या है कि यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी दल की सदस्यता त्याग दे, यदि कोई निर्दलीय चुना हुआ सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले, यदि किसी सदस्य द्वारा अपनी पार्टी द्वारा जारी व्हिप का उल्लंघन किया जाए, यदि 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। ठीक है। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी दल के 1/3, तो अगर किसी दल में 100 सदस्य हैं और जो है 34 सदस्यों ने तय कर लिया कि हम जो है पलटी मारेंगे, हम दूसरे दल में चले जाएंगे, तो या उससे अधिक सदस्य टूट कर नया दल गठित करते थे और किसी अन्य दल में विलय कर लेते थे, तो ये मान्य हो जाता था। ठीक है। लेकिन 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने इसे बदलकर 2/3 कर दिया, यानी 100 में से 66 से अधिक जाएंगे तब नया दल बनाएंगे और विलय कर लेंगे तो सदस्यता नहीं जाएगी। ठीक है। तो दल बदल के तहत अयोग्यता का निर्धारण सभापति या अध्यक्ष करता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है और उसकी ये शक्ति न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। लेकिन बाद में जो है ये केस आया कि होलोहन बनाम जैचिलू 93 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि शासन में स्थायित्व बनाने के लिए ये जरूरी है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय जब स्पीकर सदस्यों को योग्यता निर्धारण करता है तो वह न्यायिक अधिकार में काम करता है, इसलिए उसके निर्णय की न्यायिक समीक्षा होगी। इस कानून में लिखा था कि नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि होगी। ठीक है। तो ये जो है संसदीय विशेषाधिकार हैं। ठीक है। इनको आप देख सकते हैं। ये प्रश्न आते हैं कि कौन से विशेषाधिकार व्यक्तिगत हैं, कौन से विशेषाधिकार जो है सार्वजनिक है। ठीक है। और विशेषाधिकारों का महत्व क्या है। तो अब जो है देखें हम, तो अनुच्छेद 85 के तहत संसद के दोनों सदनों को सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और लोकसभा को विघटित करने की शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में। आपसे पूछा जाएगा। तो अनुच्छेद 85(1) कहता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच किसी स्थिति में 6 माह से अधिक अंतराल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एक ये निकालें कि साल में कम से कम संसद के 2 सत्र आयोजित किए जाने चाहिए, हालांकि होते 3 हैं। ठीक है। तो भारत में साधारणतः 1 वर्ष में 3 सत्र, एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है। अब इसमें स्थगन एक शब्द है, तो सदन को कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए, ठीक है, सदन को कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए स्थगित करने को हम क्या कहते हैं? तो स्थगन कहते हैं। और सत्रावसान क्या कहते हैं? संपूर्ण सत्र का समापन। जो 3 सत्र हमने देखा उसमें से एक सत्र का समापन इसको कहते हैं। विघटन क्या है? तो सत्रावसान सदन के एक सत्र को समाप्त करता है, विघटन सदन को ही समाप्त कर देता है। चूंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है तो विघटन राज्यसभा का नहीं होगा, वो अस्थायी सदन है, उसका कभी विघटन नहीं होता। विघटन किसका होगा? तो विघटन हमेशा जो है लोकसभा का होगा। तो
पहला विघटन का क्या कारण है? लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया, 5 साल हो गया तो विघटित हो जाएगी। दूसरा, विशेष परिस्थिति में कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही, जैसे सरकार जब लोकसभा में बहुमत खो दे, अब सरकार को लोकसभा में बहुमत ही नहीं है तो लोकसभा विघटित हो गई, अब फिर से चुनाव होगा। ठीक है, विघटन का विधेयकों आदि पर प्रभाव और ये संसद की कार्यवाही, इसमें से जो है देखिए, संसद सत्र के प्रत्येक कार्य दिवस को अधिवेशन मीटिंग कहा जाता है और प्रत्येक अधिवेशन को प्रायः 2 बैठकों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो सामान्यतः किसी कार्य दिवस में समय का विभाजन निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहला, प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर, ये क्या है? तो ये कार्य दिवस के पहला 1 घंटा 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच को हम प्रश्नकाल कहते हैं। इस दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 3 जो निम्नलिखित है। कौन से हैं? एक तारांकित प्रश्न है, स्टार्ड क्वेश्चन। इसका मतलब ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री मौखिक रूप से देता है और प्रश्नकर्ता को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती। अनुपूरक प्रश्न पूछने का मतलब सीधा है कि इस साल मंत्री जी खेलों के लिए कितना बजट आप आवंटित कर रहे हैं। मंत्री जी ने कह दिया कि भैया हम 10,000 करोड़ आवंटित कर रहे हैं, तो अब आप पूछेंगे कि क्यों इतना कम कर रहे हैं, क्या कहे इतना ज्यादा कर रहे हैं? ये नहीं, ये पूछें, ये जैसे ही एक प्रश्न के बाद उत्तर मिलने के बाद दूसरा प्रश्न आपने पूछा, वो अनुपूरक प्रश्न है। तो तारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है, ध्यान दीजिए। और तारांकित प्रश्न क्या है? तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है और प्रश्नकर्ता को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है। तो तारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और अतारांकित प्रश्न में अनुमति नहीं होती है। तारांकित प्रश्न का उत्तर मंत्री मौखिक रूप से देता है और तारांकित प्रश्न का उत्तर मंत्री लिखित रूप में देता है। और अल्प सूचना प्रश्न, तो किसी लोक महत्व का कोई तत्कालिक विषय आ गया, लोक महत्व का है, तो उनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सब लिस्टिंग बना लीजिएगा, इससे प्रश्न आता है। ठीक है, शून्यकाल है। तो देखिए, शून्यकाल का कोई उल्लेख संसद की प्रक्रिया में नहीं हुआ है। ये मीडिया द्वारा प्रश्न जो है शून्यकाल कहा जाने लगा, 0 आवर कहा जाने लगा, तो वो मीडिया द्वारा है। और संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है। और प्रश्नकाल के तुरंत बाद के अगले 1 घंटे यानी 12 से 1 बजे का समय का काल शून्यकाल कहता है। और इस दौरान बिना पूर्व सूचना के कोई भी प्रश्न सांसदों द्वारा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब कुछ प्रस्ताव हैं। तो एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। तो प्रत्येक सदस्य को सभापति की पूर्व अनुमति के साथ अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करने का अधिकार है। और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर या तो मंत्री तुरंत भाषण दे सकता है या किसी और दिन के लिए भाषण देने के लिए समय मांग सकता है। ठीक है, स्थगन का प्रस्ताव ये भी है। निंदा प्रस्ताव है। निंदा प्रस्ताव को समझ लीजिए। निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री विशेष या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लोकसभा में लाया जाता है। विपक्षी दल इसे सरकारी नीतियों अथवा सरकारी कार्य की आलोचना हेतु लाते हैं। इस प्रस्ताव के पारित होने का यह अर्थ माना जाता है कि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया है। तो ये निंदा प्रस्ताव कहने के लिए है बहुत कठिन। अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो गया तो लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया मंत्रिपरिषद ने, ये मान लिया जाता है। और उसके बाद लोकसभा में बहुमत सिद्ध करे सरकार, इसका दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 75(3) में क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो लोकसभा में जब तक विश्वास है तब तक मंत्रिपरिषद बनी रहेगी। तो लोकसभा के नियम 198 में अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे लाया जा सकता है? तो लोकसभा में पेश करने हेतु 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है और इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए कोई कारण या आधार बताने की आवश्यकता नहीं होती है। और इस प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रकट किया जाता है। अब इसके बाद फिर जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी। अब देख लीजिए एक फैक्ट, सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू मंत्रिपरिषद के विरुद्ध आचार्य कृपलानी 1963 में लेकर के आए थे। ठीक है, अब इसी तरह से विश्वास प्रस्ताव है और धन्यवाद प्रस्ताव है। ठीक है, अब संसदीय समितियां हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण समिति और कार्य मंत्रणा समिति और विभागीय समितियां। ठीक है, तो इस प्रकार से लोकसभा, राज्यसभा, संसद, उसके कार्य, उसकी जिम्मेदारियां, उसकी शक्तियां,
उसका गठन, इन सब को हमने बड़े विस्तार से इस लेक्चर में पढ़ा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।